नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी प्रदेशवासियों को व डीपीके न्यूज के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देशवासियों को बधाई। सरयू नदी का अचानक बढ़ा जलस्तर, बाढ़ में दर्जनों गांव पानी में डूबे। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा खत, टिड्डियों के प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और अब खबरें विस्तार से। आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी है। कोरोना संकट काल में इस बार पूरा देश त्योहार मना रहा है। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं ने लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति कोविंद ने लिखा, रक्षाबंधन पर सभी देशवासियों को बधाई। राखी प्रेम और विश्वास का वह अटूट धागा है जो बहनों को भाइयों से जोड़ता है। आइए हम सब महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प दोहराएं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि देशवासियों को रक्षाबंधन, जो भाई बहनों का वह खास वार्षिक पर्व है जिसमें भाई की कलाई पर बहन रक्षा सूत्र बांधती है, इसकी हार्दिक बधाई व ढेर सारी शुभकामनाएं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां रायबरेली में कोरोना वैश्विक महामारी का असर रायबरेली में भी देखने को मिला। रक्षाबंधन के त्योहार पर जहां पूरा देश मिठाइयों की दुकान पर भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस बार यहां पर भीड़ कम दिखाई दी। मिठाइयों की दुकान पर उस तरह से भीड़ नहीं देखने को मिल रही जैसे पहले देखी जाती थी। कहीं ना कहीं रायबरेली में भी कोरोना के कारण मिठाई विक्रेताओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सिराज अहमद ने जायजा लिया। वहीं मिठाई दुकानदार के साथ मिठाई विक्रेताओं से भी बात की। देखते हैं क्या कहा मिठाई विक्रेताओं ने और क्रेताओं ने, कितना फर्क पड़ा इस बार मिठाई के धंधे पर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी के पानी ने एक बार फिर कहर बरसाना शुरू कर दिया। नेपाल से छोड़े गए पानी ने अचानक सरयू नदी में भीषण तबाही ला दी है। यहाँ सरयू नदी के पानी ने रामसनेही घाट, फतेहपुर, रामनगर और सबसे ज़्यादा सिरोलीपुर तहसील के गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए। नेपाल द्वारा 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सरयू नदी का जलस्तर 105 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया, जिसके चलते 80 गांवों में तबाही का मंजर फिर शुरू हो गया। केंद्रीय जल आयोग कंट्रोल रूम के अनुसार ये जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। दशकों से बाढ़ का दंश झेल रहे बाढ़ पीड़ित एक बार फिर बुरे हालातों से गुजरना पड़ रहा है। खेतों और गांवों में घुसे सरयू नदी के पानी ने गरीबों के घरों से बेघर कर दिया और हजारों बीघा फसलें इस तबाही से बर्बाद हो गई। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन की मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही और बाढ़ से हम लोग बुरा हाल है। बाढ़ पीड़ितों के नाम से सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का बजट पास करती है और बाढ़ पीड़ितों की मदद का दावा करती है, लेकिन हालात जस के तस बन रहते हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली मदद में अफसर बंदर बांट करते हैं, जिससे हम लोगों तक कुछ पहुंचता भी नहीं। वहीं शासन के आदेश पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पशुपालन की ओर से लगाए गए कैंप में डॉक्टरों की मनमानी से बाढ़ पीड़ित परेशान है। क्या नाम भैया आपका? मेरा कमलेश नाम है। कौन सा गांव? सिसौंडा। क्या समस्याएं हैं? हम लोग को ज़्यादा समस्या जो रोड कट गई है, आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है और कमर भर किसी घर में कमर भर पानी भरा हुआ है और आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था शुद्ध बना लिया जाए, अपना खाना पीना। छत पर लोग गुजर बसर कर रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा बाढ़ राहत सामग्री वगैरह कुछ वितरण हुआ आपके यहाँ? कोई वितरण है, कुछ वितरण नहीं है, कोई आया भी नहीं है देखने के लिए। कोई जनप्रतिनिधि, विधायक जी या सांसद जी आपके यहाँ क्षेत्र का किसी ने दौरा किया? किसी ने नहीं आया यहाँ पे। विधायक जी तो कभी आते ही नहीं यहाँ पे, जब से जीते तब से नहीं आए हमारे। बात करेंगे राजस्थान की। देश के कई राज्यों में टिड्डियों ने कोहराम मचा रखा है।
पिछले 2-3 महीनों से देश के अलग अलग राज्यों से टिड्डियों के हमले की खबर आती है। टिड्डियों के हमले से कई एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य इससे ज़्यादा प्रभावित है। राजस्थान में टिड्डियों के हो रहे हमले पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। गहलोत ने रविवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर टिड्डियों के प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के संबंध में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ शीघ्र संवाद के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित करने का भी अनुरोध किया। जयपुर से जैसलमेर पहुंचने पर गहलोत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रदेश में टिड्डियों का प्रकोप बहुत भयावह है। राजस्थान के 33 जिलों में 2-3 जिलों को छोड़कर सभी जगहों पर टिड्डियों का हमला हो रहा है। फसल बर्बाद हो रही है। टिड्डियों के प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है। टिड्डियां पाकिस्तान होकर अफ्रीका और अन्य मुल्कों से होकर भारत में आती है। वहां इनका बहुत खतरनाक रूप से प्रजनन हो रहा है। तब तक इन्हें नहीं रोका जाएगा, तब तक फसलों को नहीं बचाया जा सकता। खरीफ और रबी की फसल बर्बाद हो गई है। गहलोत ने कहा कि टिड्डियों के पिछली बार के हमले से खरीफ और रबी की फसल बर्बाद हो गई। अब इनके हमले से फसल और बर्बाद होने की भी संभावना है। अगले साल की शुरुआत में फिर रबी की फसल आएगी। ऐसे में किसान क्या करेंगे? गहलोत ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री इस ओर ध्यान देंगे। बात सूरतगढ़ की, जहां नेशनल हाईवे 62 स्थित नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने जिले में उच्च अंक लेकर स्कूल का नाम रोशन किया है। व्यवस्थापक भूतपूर्व सैनिक सूबेदार हरजिंदर सिंह खोसा ने जानकारी देते हुए बताया कि कक्षा 10वीं में अंजलि पुत्री राजेंद्र सिंह ने 96% अंक लेकर, रजनी पुत्री राय साहब ने 85% तथा कक्षा 12वीं में आरजू पुत्री जसराम 90.80% अंक लेकर प्रथम रही। इसी क्रम में परमीला पुत्री प्रभु दयाल ने 88.80, मानसिंह पुत्र राजा सिंह ने 81.40%, बीटा रानी पुत्री केहर सिंह ने भी 80.8% अंक हासिल कर अभिभावकों का नाम रोशन किया। जबकि सोनिया पुत्री भूराराम ने 81% व कुसुम पुत्री दिलीप कुमार ने 89% अंक हासिल कर स्कूल का नाम रोशन किया। सोमवार को डीपी के संवाददाता एसके धैया ने इस होनहार बच्चों से सफलता का राज जाना तो सभी बच्चों ने अलग अलग राय व्यक्त की, लेकिन सभी बच्चों की बात से एक ही निचोड़ निकला कि फ़ोन तथा टीवी से दूरी बनाए रखें, सोशल मीडिया से किनारा किया, प्रतिदिन 5 से 7 घंटे पढ़ाई की और स्कूल से आकर रिवीजन पर जोर दिया। वह रट्टे के स्थान पर मन से पढ़ाई की। इसी के लिए सभी बच्चों ने अध्यापकों की प्रशंसा करते हुए बताया कि टीचर्स ने हमारे अंदर छुपी प्रतिभा को भी पहचाना तथा हमें तराशा और आत्मविश्वास जगाया, तभी हम सब इस मुकाम को हासिल कर सके। 12वीं कक्षा की टॉपर आरजू का सपना है कि वह आगे पढ़ाई जारी रखकर आरएएस अधिकारी बने, जबकि 10वीं की टॉपर अंजलि आईपीएस बनना चाहती है। प्रधान अध्यापक ब्रिजलाल लुत्ता जगदीश चंद्र ने बताया कि हमने बच्चों के रिवीजन पर घर पर पढ़ाई, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर बच्चों में आत्मविश्वास जगाया है। व्यवस्थापक हरजिंदर सिंह खोसा के मुताबिक डर के आगे जीत है, इसी मंत्र को बच्चों ने सार्थक कर दिखाया और अपने संदेश में कहा कि खुद पर विश्वास सबसे बड़ी चीज है। कठोर मेहनत बिना सफलता का मजा नहीं आएगा। जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं अथवा फेल हुए हैं वो निराश न हो, निराश में कोई गलत कदम न उठाएं और मन में मेहनत करें तो सफलता आपको आपके कदम चूमेगी। मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरे 90.80% आए हैं और मैं आरएएस बनना चाहती हूँ और मेरी सफलता के अंदर मेरे गुरुजनों और मेरे परिवार वालों सभी का हाथ है। अंजलि है, मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ। मैंने क्लास 10th में 96% पाए हैं और मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ। अपने घर वालों का, अपने स्कूल वालों का, सभी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे 96% मेरे परिवार वालों की वजह से, हमारे स्कूल वालों की वजह से, इनकी मेहनत का नतीजा है। मैं आगे अपनी लाइफ में आईएएस बनना चाहती हूँ और अपने परिवार का, गुरुजनों का, सभी का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं नेशनल चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के व्यवस्थापक सूबेदार रिटायर्ड हरजिंदर सिंह खोसा। आइए हम इनसे पूछते हैं कि आखिर इन बच्चों की सफलता का राज क्या है जो इन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। बताइए साहब। हमारी और हमारे स्टाफ की मेहनत
और जो हम एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं उनकी वजह से, और बच्चों की मेहनत, जो बच्चों ने दिल लगाकर मेहनत किया और बच्चों के परिजनों ने भी बहुत साथ दिया। मेरी सबसे निवेदन है कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें पढ़ने का और बच्चों का साथ दें। जो बच्चा जैसे चाहता उसको पढ़ने दें, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ ना डालें, सिर्फ उनको स्कूल का ही काम करने दें, जो इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आप और क्या कुछ कहना है बच्चों के लिए, कोई संदेश? बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि मैं डर के आगे जीत है। बेटा आज आपका डर निकल गया, आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं। वो सही कहते हैं कि डर के आगे जीत है, आप और भी अच्छा करो और आपके और भी मार्क्स अच्छे आएंगे। इन्होंने साफ संदेश दिया है, मतलब पेरेंट्स को कि बच्चों के ऊपर अनावश्यक दबाव ना डालें, और उसके अलावा अगर किसी बच्चे के कम अंक आए हैं तो वो निराश ना हो, मेहनत करो, सफलता जरूर कदम चूमेगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेहनत करो, लेकिन मेहनत से कभी पीछे ना हटो। इनका मुख्य संदेश यही है। धन्यवाद सर। सूरतगढ़ में रेलवे डिवीजन बीकानेर से मिली जानकारी अनुसार 5 अगस्त को संपूर्ण पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के कारण किसी प्रकार का यातायात उपलब्ध नहीं होने की वजह से रेलवे द्वारा हावड़ा जोधपुर, हावड़ा व बीकानेर मेड़ता रोड, हावड़ा मेड़ता रोड बीकानेर स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवाओं को आंशिक रूप से रद्द किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 02308 जोधपुर हावड़ा स्पेशल प्रारंभिक स्टेशन से चलने की तिथि 3 तारीख को है और यह धनबाद तक ही संचालित होगी। अर्थात यह रेल सेवा धनबाद हावड़ा के मध्य आंशिक रद्द होगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 02307 हावड़ा जोधपुर स्पेशल रेल सेवा प्रारंभिक स्टेशन से चलने की तिथि 5 अगस्त है। हावड़ा के स्थान पर धनबाद से संचालित होगी। अर्थात यह रेल सेवा हावड़ा धनबाद के मध्य आंशिक रद्द होगी। गाड़ी संख्या 03112 बीकानेर मेड़ता रोड हावड़ा स्पेशल प्रारंभिक स्टेशन से चलने की तिथि 3 अगस्त है और धनबाद तक ही संचालित होगी। अर्थात यह रेल सेवा धनबाद हावड़ा के मध्य आंशिक रद्द होगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 03111 हावड़ा मेड़ता रोड बीकानेर स्पेशल रेल सेवा प्रारंभिक स्टेशन से चलने की तिथि 5 अगस्त है और हावड़ा के स्थान पर धनबाद से संचालित होगी। अर्थात यह रेल सेवा हावड़ा और धनबाद के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी। तो वहीं रक्षाबंधन का त्यौहार है और यह त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार नागौर में भी भाई बहन के रिश्ते में एक प्रसिद्ध त्यौहार है और नागौर में भी देखने को मिला। नागौर के जानेवा पश्चिम गांव में 6 साल की सलोनी अपने 3 वर्ष के छोटे भाई कुंज की कलाई पर राखी बांधकर अपने भाई के लिए भगवान से तरक्की की कामना की। सलोनी ने अपने छोटे भाई को मुंह पर मास्क लगाकर भी संदेश दिया कि इस समय कोरोना महामारी के चलते मास्क लगाना व बार बार हाथ धोना और एक दूसरे के बीच में दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो सूरतगढ़ में भी रक्षाबंधन का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार रक्षाबंधन पर बाजारों में दुकानों पर राखी खरीदती हुई महिलाओं की अधिक भीड़ नजर आई। आज बहनों ने भाइयों के इस पवित्र रक्षा सूत्र पर्व पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर भाई की लंबी आयु की कामना की। वह मिठाई खिलाई तथा भाई ने भी अपनी बहनों के लिए दुख सुख में जीवन मरण तक उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया और इस पावन पर्व पर नए वस्त्र आदि बहनों को गिफ्ट भी किए। आपको बता दें कि किस रक्षाबंधन पर आज इस ऐसे एक परिवार से मिलते हैं। इस मौके पर मोनिका व प्रीति बताती है कि हमने अपने भाई की याद आज अधिक आ रही है, इसलिए मैं मायूस नजर आ रही है। इन दोनों का कहना है कि हम 2 बहनें और एक भाई है, लेकिन हमारा भाई विदेश में काम करता है, इसलिए आज भाई की अधिक याद आ रही है। हमने वीडियो कॉल कर भाई को रक्षाबंधन की शुभकामना दी है और हम आशा करते हैं हमारे भाई जल्द ही भारत आए और घर पहुंचे। हम अगले रक्षाबंधन के दिन हमारे भाई के हाथों की कलाई पर राखी बांध सकें। रक्षाबंधन का दिन है और आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है, ऐसा क्यों है? इसके बारे में ज़रा बताएं। मेरा नाम प्रीति है। मेरे एक ही भैया है, वो विदेश गए हुए हैं ओमान, इसलिए आज रक्षाबंधन के दिन मैं बहुत उदास हूँ। लेकिन फिर भी उनसे मैंने वीडियो कॉल पे बात की, उन्हें आशीर्वाद दिया
और भगवान से ये प्रार्थना है कि वो जल्दी घर आ जाए, फिर अगला रक्षाबंधन हम साथ में मनाएं। बात भीलवाड़ा की, जहां अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में होने वाले अनुष्ठान में वस्त्र नगरी भीलवाड़ा के संत महामंडलेश्वर और उदासीन आश्रम के महंत हंसाराम महाराज भी अपनी आहुतियां देंगे। महामंडलेश्वर हंसाराम का नाम 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाले 300 मेहमानों की सूची में शामिल है। इसके चलते आज वैदिक मंत्रोच्चार व समारोह के साथ संत समाज ने शहनाई वादन के साथ आतिशबाजी की व पुष्प वर्षा कर उन्हें विदा किया। हरि सेवाधाम के संत मायाराम ने कहा कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि को पूजन को लेकर भीलवाड़ा में भी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही शहर के कई जगहों पर सजावट करके वहां दीपक प्रज्वलन किए जाएंगे। हरि सेवाधाम में भी शहनाई वादन, ढोल नगाड़े व रामायण पाठ व विशेष पूजन अर्चन, अभिषेक प्रसाद वितरण व रात्रि में आतिशबाजी जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। आज जो है हमारे महामंडलेश्वर महंत स्वामी हंसराम जी अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। उनका सभी ने बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। शहनाई वादन और पटाखों से उनका स्वागत करके वो यहाँ से प्रस्थान हुए हैं। और इसी क्रम में अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, यहाँ भीलवाड़ा नगरी में भी और हरि सेवाधाम में भी जो है रामायण का पाठ प्रारंभ होगा और शाम को 3 दीपक जलेंगे और कल भी 4 दीपक जलेंगे और 5 तारीख को 5 दीपक जलेंगे। उसके सब जने अपने अपने घरों में दीपक जलाएंगे और झंडे जो है वो सब जने अपने अपने मकानों में, आश्रमों में लगाएंगे। सुबह शाम यज्ञ होगा और रामायण जी की और श्री रामचंद्र भगवान जी की आरती होगी और उसके बाद 5 तारीख को जो है प्रसाद वितरण होगा सारे भीलवाड़ा नगर में और सब जने अपने घर में ही जो है खुशियाँ मना। बात रामदेवरा की, जहां विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव का वार्षिक मेला इस बार कोविड-19 के चलते नहीं लगेगा। इस बारे में एसडीएम अजय अमरावत ने जानकारी देकर स्पष्ट किया कि बाबा रामदेव का मेला इस बार नहीं लगेगा। रविवार को एसडीएम अजय अमरावत ने समाधि समिति कार्यालय में पदाधिकारियों से भेंट कर इस बारे में अवगत करवाया। लोक देवता बाबा रामदेव का प्रतिवर्ष अगस्त-सितंबर में लगने वाला वार्षिक मेला इस बार रामदेवरा में नहीं लगेगा। इस बारे में एसडीएम अजय अमरावत ने रविवार को समाधि समिति कार्यालय पहुंचकर समाधि समितियों के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और उन्हें इस बारे में अवगत करवाया। समाधि समिति कार्यालय में समाधि समिति के अध्यक्ष व गादीपति राव भौम सिंह तंवर, सरपंच समंदर सिंह तंवर, उप सरपंच खिम सिंह तंवर आदि भाजपा नेता अभय सिंह तंवर, कमल छंगानी उपस्थित रहे। प्रतिवर्ष जो बाबा रामदेव जी का मेला आयोजित होता है, इस बार कोविड-19 के कारण इस वर्ष मेले को स्थगित रखा है, मेला नहीं होगा। 1 सितंबर के बाद में जब भी मंदिर खुलेंगे, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जिला कलेक्टर महोदय और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट निर्देश के अनुसार इसको संचालित करेंगे। खबर जोधपुर से, जहां भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत जिले में बालेसर, मंडोर व लूणी तहसील की बैठकें आयोजित हुई। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, शेरगढ़ विधायक मीना कंवर, लूणी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत के आवास पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन के पश्चात ज्ञापन सौंपे। किसान 5 अगस्त से तहसील मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरनों से पहले जनप्रतिनिधियों को किसानों की समस्याओं से अवगत करवा रहे हैं। सांकेतिक प्रदर्शन व ज्ञापन के दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष मानिक राम परिहार, जिला अध्यक्ष नरेश व्यास, प्रांत प्रचार प्रमुख तुलछाराम सिंवर, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रामनारायण जांगू, जिला उपाध्यक्ष गोवर्धन राम सिहाग, नथाराम रेणुवा, जिला मंत्री ओम प्रकाश बिश्नोई, बालेसर अध्यक्ष ओमाराम सांखला, डेचू अध्यक्ष बलिदान सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। होटल में बैठक सरकार शासन, उन्होंने कहा कि होटलों में जो बैठक है वो सरकार शासन कार्य सुचारू रखने के लिए दावा कर रही है, लेकिन बिना किसी लिखित आदेश के कृषि विद्युत अनुदान पर रोक को हटाने का निर्णय भी नहीं ले पा रही। वहीं स्थानीय प्रशासन भी कोरोना की आड़ में किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। किसान आंदोलन नहीं चाहते कि, लेकिन शासन की हठ धर्मिता के चलते 5 अगस्त से आंदोलन को मजबूर हो रहे हैं और शासन का रवैया ऐसे ही चलता रहा तो आगे ग्राम बंद का निर्णय कर सब्जी, दूध व अनाज बंदी भी लागू करने का विचार किया जा सकता है।
राजस्थान शिक्षक व पंचायती राज कर्मचारी संघ के जोधपुर जिला अध्यक्ष संतोष सिंह सिंहली व जिला मंत्री महेंद्र चौधरी ने बताया कि परिचर्चा में शिक्षाविद प्राचार्य श्रवण मालवीय ने विस्तार पूर्वक शिक्षा नीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि त्रिभाषा सूत्र, जिसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा। शिक्षक छात्र अनुपात 1:25 करना भी अच्छा प्रयास है। परिचर्चा में अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय जोधपुर राजूराम चौधरी ने कहा कि शिक्षा नीति में शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार रखने को न्याय संगत नहीं बताया। सुरेंद्र सिंह चौहान अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने नई शिक्षा नीति में जो विदेशी शिक्षण संस्थान भारत में आ रहे हैं उनको पूर्ण रूप से जांच परख कर अनुमति दें, जबकि भारत शिक्षण संस्थानों की मांग विदेशों में होनी चाहिए। आज हमारे राजस्थान शिक्षक व पंचायत राज कर्मचारी संघ द्वारा हमने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक परिचर्चा का आयोजन किया है, जिसके अंदर हमारे सभी जोधपुर जिले के विद्वान शिक्षाविद आदि हम परिचर्चा कर रहे हैं कि आने वाले हमारी शिक्षा के अंदर देश के भविष्य में इस शिक्षा नीति से क्या फायदे और क्या नुकसान है। सरकार ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, हम उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में जो राज्यों का बजट घटाया उससे ये शिक्षा व्यवस्था राज्य के लिए बड़ी संभव नहीं होगा। उसके अलावा जो शिक्षकों का इंटरव्यू है, इंटरव्यू के आधार पर यदि होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसकी बड़ी चिंता है। और युवाओं के लिए अलग से रोजगार खोले, इसका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर शिक्षा नीति में कुछ खामियां और कुछ बहुत सारी अच्छाई भी है। हम इन सबको लेकर हम मिलकर हमारे संगठन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन मंत्रालय को हमारे सुझाव भेजेंगे पुनः कि कुछ बिंदुओं पर वापस पुनः बदलाव करके एक नई शिक्षा नीति का वापस एक जो क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर योग्य है, उत्तम हो, वो लागू की जाए। शंभू सिंह बेड़तिया। तो एक तरफ पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, तो वहीं एक बहन ने ससुराल पक्ष से परेशान होकर जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली। पुलिस को सूचना मिलने पर थानाधिकारी मनोज सामरिया, चौकी इंचार्ज वरद सिंह मौके पर पहुंचे। शव को देसूरी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस दौरान पीहर पक्ष वाले भी देसूरी पहुंच गए व मृतक विवाहिता के भाई ने उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान कर आत्महत्या करने के मजबूर करने का मामला दर्ज करवाया। वहीं मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन वर्तमान में प्रसूता थी, जिसकी ससुराल वालों ने जबरदस्ती गर्भपात करवा दिया। पीहर पक्ष की मांग पर पुलिस ने 3 डॉक्टरों के बोर्ड से मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव सुपुर्द कर दिया और आगे की जांच पुलिस कर रही है। मेरी बहन सीमा कंवर देवड़ा गुड़ा पन्ना हुई थी महेंद्र सिंह सनोप ओक सिंह जी को। उसको 2-3 दिन से अभी एकदम प्रताड़ित कर रहे थे। जैसे प्रेग्नेंट का सुना तो ज़्यादा ही प्रताड़ित करने लगे। और 2-3 दिन पहले अभी कल हमको फ़ोन आया कोई पड़ोसी का कि वो तो ख़त्म हो गई है। तो हम लोग वहाँ से भाग के आए, परंतु हमारे को उन्होंने अभी तक भी सूचना नहीं दी है कि वो ऑफ हो गई है कि नहीं हुई है। तो अभी हमको न्याय चाहिए, मेरे को और मेरी बहन को न्याय चाहिए। अच्छा, कितने वर्षों का बहन की शादी हो गई? 9 वर्ष हो गए। अच्छा, 9 वर्ष में कभी आपको बहन ने बताया किस वजह से प्रताड़ित करते उसको? दहेज प्रथा के लिए, और 5 साल तक तो केस भी चला था दहेज के लिए। अच्छा, कहाँ केस दर्ज किया था आपने? डीडवाना में। अच्छा, तो केस का क्या हुआ फिर? केस में राजीपा हो गया, राजीनामा लिखा के वो सब गाँव वाले 10 जन आके राजीनामा लिखा के फिर लेके भी गए। अभी वापस 1.5 साल के अंदर एक लड़का भी हो गया। फिर दूसरा होने वाला था तो वो बोलते उसको गिरा दो, उसको गिरा भी दिया, अबॉर्शन भी करवा दिया, और उसके बावजूद उसको जहर देके अभी मार भी डाला। दिनांक 2/8/2020 को प्रातः श्रीमती सीमा कंवर पत्नी महेंद्र सिंह राजपूत उम्र 27 वर्ष गुड़ा देवडान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सा संस्थान में लाया गया, जिसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसकी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी एवं खून की कमी से प्रतीत हुई है। उसके साथ ही उसकी बच्चेदानी एवं उसके विसरा हमने जांच के लिए आगे भेज दिए हैं, ताकि इसका फाइनल कारण बाद में ही दिया जा सकेगा। जहां एक तरफ पूरी दुनिया भौतिकवादी बनी हुई है तथा रोज कमाकर खाने के साथ ही शौक पूरा करने में लगी हुई है, तो वहीं तिवली तहसील के कोरोना महामारी के प्रमुख भामाशाह व मरुद्रा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी के निर्देशक व एक साधारण किसान परिवार में जन्मे रामनिवास मंडा प्रकृति प्रेमी, जिन्होंने
प्रकृति को बचाने के लिए अपने विद्यालय में मरुधरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण किया व गिलोय के 25 बेल लगवाई। वृक्षारोपण के समय सामाजिक कार्यकर्ता हुक्मरान चौहान व सामाजिक कार्यकर्ता अनिल सुथार, कोरोना वॉरियर और प्रकृति के प्रेमी रामनिवास मंडा ने बताया कि पेड़ पौधे इस पृथ्वी का कहना है, हमें इस प्रकृति को बचाना है। रामनिवास मंडा स्कूल परिवार ने पेड़ों को बचाने का संकल्प भी लिया। साथ ही उन्होंने गिलोय के पौधों की गुणवत्ता के बारे में भी बताया। तो खबर कुचामन सिटी से, जहां लोसल के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सैनी समाज के छात्र छात्राओं के सम्मान की श्रृंखला में आज 2 छात्राओं का और सम्मान किया गया। पूर्व पार्षद मुकेश कुमार सैनी ने बताया कि 12वीं की बोर्ड विज्ञान वर्ग में 93.80% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा माया सैनी, पुत्री श्री राम कुमार सैनी उर्फ ओंकारमल सैनी व 10वीं बोर्ड परीक्षा में 91.17% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा पल्लवी सैनी, पुत्री श्री बजरंगलाल सैनी निवासी भिराना का उनके निवास स्थान पर जाकर सम्मान किया। इस मौके पर महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष पूनम सैनी ने सैनी समाज के दोनों मेधावी छात्राओं को माल्यार्पण कर साफा पहनाया व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद मुकेश कुमार सैनी, फुले ब्रिगेड के जिला सचिव राजेश कुमार सैनी, तहसील प्रमुख रजनीश सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन्होंने छात्राओं की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई भी दी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर सभी आप दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।